Hello, Psycho Dreamers. Welcome back to the lecture series of Obsessive Compulsive Disorder. इस प्लेलिस्ट में हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में, डिफरेंट डिसऑर्डर्स या उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में. तो अभी हम पढ़ रहे थे ओसीडी, जिसमें हमने डेवलपमेंट एंड कोर्स ऑफ ओसीडी पढ़ लिया था. और आज हमें पढ़ना है रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स और उसके आगे ट्रीटमेंट एंड अदर थिंग्स अबाउट ओसीडी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में जो पहला फैक्टर आता है ओसीडी के केस में, दैट इज़ टेम्परामेंटल फैक्टर. यानी कि किसी इंसान का टेम्परामेंट कैसा है, मतलब उसकी इमोशनैलिटी कैसी है, वो उसकी लाइफ में वो ज़्यादा फियरफुल है अगर इंसान, तो उसका रिस्क बढ़ जाता है. उसको एंगर, फ्रस्ट्रेशन या सैडनेस के इश्यूज़ हैं तो उसका रिस्क बढ़ जाता है ओसीडी डेवलप करने का. उसकी इमोशनैलिटी अगर किसी इंसान की पॉजिटिव होती है तो वो कोई भी ओसीडी या कोई दूसरे डिसऑर्डर्स भी अक्वायर करना, डेवलप करने के चांसेस बहुत घट जाते हैं, बहुत बहुत मिनिमम हो जाते हैं. लेकिन अगर नेगेटिव इमोशनैलिटी है किसी इंसान की तो वही चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो ये क्योंकि रिस्क फैक्टर है तो डेफिनेटली दिस फैक्टर इज़ रियली अ इम्पॉर्टेंट वन, टेम्परामेंटल फैक्टर. फिर आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर. एनवायरमेंटल फैक्टर्स में काफ़ी हो सकते हैं, जैसे कि एडवर्स पेरिनेटल इवेंट्स. उसके पेरिनेटल इवेंट्स यानी कि जब वो अपनी मदर के वॉम में था उस टाइम पर, और उसके बाद जब उसका बर्थ हुआ उस टाइम पर उसके किस तरह के इवेंट्स उसके आसपास हुए, उसकी मदर ने किस तरह से अपना ख्याल रखा जब वो वॉम में था तब, और कहीं वो अल्कोहल यूज़ तो नहीं करती थी या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो एडवर्स इफेक्ट डालती हैं बेबी पर, ऐसी चीज़ें तो नहीं हुई कहीं उसके बर्थ के टाइम या उससे पहले. देन प्रीमेच्योर बर्थ, क्या वो प्रीमेच्योर बेबी है, यानी कि 9 मंथ की एक जो कंप्लीट साइकिल होती है, अगर उससे पहले कोई बच्चा होता है 9 मंथ से पहले, 8 मंथ में, 7 मंथ में, तो उसे प्रीमेच्योर बेबी बोला जाता है. तो किसी इंसान का अगर प्रीमेच्योर बर्थ हुआ है तो भी हम कहते हैं कि वो रिस्क पर होता है ओसीडी डेवलप करने के. देन मैटरनल टोबैको यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फिर वही बात आ जाती है एडवर्स पेरिनेटल इवेंट्स की तरह ही है ये कि जब वो पेट में था, जब वॉम में था वो अपनी मदर के, तो उस टाइम पर उन्होंने कहीं टोबैको यूज़ तो नहीं करी है, तो उससे भी एक चांस बढ़ जाता है, एक रिस्क बढ़ जाता है ओसीडी डेवलप करने का. देन फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ इन चाइल्डहुड. अगर किसी का बचपन में फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो तो भी काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं ओसीडी डेवलप करने के. और बाकी अदर भी दूसरे भी स्ट्रेसफुल और ट्रोमेटिक इवेंट्स हो सकते हैं किसी की लाइफ में, या फिर किसी के चाइल्डहुड में ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो ओसीडी डेवलप कर सकते हैं और उसका रिस्क बढ़ जाता है. तो ये होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स. फिर दूसरे होते हैं जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं. इसमें साइंस कहती तो है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर, हम देखते हैं कि जो ओसीडी पेशेंट्स होते हैं उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, तो कहा जाता है कि उनके जीन्स में या फिर उनकी बायोलॉजी में इस तरह की कुछ चेंजेस होते हैं, उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसकी वजह से उन्हें ओसीडी होता है. बट ये प्रूवन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें ओसीडी हो गया इसलिए उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया. सो दिस इज़ नॉट प्रूवन. बट और एक फैक्टर होता है कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, यानी कि जिनकी फैमिली में डायरेक्टली रिलेटिव है, जैसे कि फादर मदर हो गए, सिबलिंग्स हो गए, तो वो डायरेक्टली जो फर्स्ट डिग्री में जो रिलेशन जिनके होता है, अगर ऐसा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को किसी को ओसीडी है तो चांसेस 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं ओसीडी डेवलप करने के. देन कम्स अदर डायग्नोस्टिक इशूज़, जिसमें कि कल्चरली रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशूज़ हो सकते हैं एंड सेक्स एंड जेंडर रिलेटेड हो सकते हैं. कल्चरल रिलेटेड में क्या हो सकता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड हम देख लें अगर पूरे ग्लोब पर भी, तो अलग अलग कल्चर्स में हर जगह, लेकिन क्लीनिंग, सिमेट्री, होर्डिंग, टैबू थॉट्स और इन सब चीज़ों को हर जगह पर जगह मिली हुई है. ये सब हर जगह होता है. क्लीनिंग के साथ ऑब्सेशन हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा. सिमेट्री हर जगह लोगों को पसंद होती है. अगर वो ऑब्सेशन बन जाए और अगर वो कंपल्सिव हो जाए तो फिर वो और अगर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो जाए वो, तो फिर वो ओसीडी के अंडर आएगी. अदरवाइज़ ये सब चीज़ें हर जगह हमें देखने को मिलती ही है. रीजनल वेरिएशंस हो सकते हैं सिम्टम्स में, जैसे कि हो सकता है कहीं पर सेक्सुअल कंटेंट को कम फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट किया जाता हो, कहीं पे कम होता हो किसी रिलीजन या कल्चरल ग्रुप्स में, और दूसरी जगहों पे वायलेंस या अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता हो या कम होता हो. सो दीज आर सम कल्चरल रिलेटेड डायग्नोस्टिक इशूज़ कि कल्चर के बेसिस पर किस तरह से डिफ़र करती हैं चीज़ें वर्ल्ड वाइड. देन सेक्स एंड जेंडर रिलेटेड में आ जाता है कि जो मेल्स होते हैं उनमें ओसीडी का ऑनसेट जल्दी होता है विमेन के कंपैरिजन में. जनरली चाइल्डहुड में ही हो जाता है मैन में, जबकि विमेन में थोड़ा लेट होता है, यानी कि एडोलेसेंस में जनरली होता है या फिर उसके बाद. और अगर हम अडल्ट में देखें रेशियो, तो विमेन का मैन से थोड़ा ज़्यादा होता है.
वैसे ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, बट फिर भी हल्का सा ज़्यादा होता है विमेन में कंपैरिजन टू मैन। और women are more likely to have symptoms in the cleaning dimension and men more likely to have symptoms in the forbidden thoughts and symmetry dimensions। जो आप समझ गए होंगे, विमेन जो हैं वो क्लीनिंग डायमेंशन की तरफ उनके सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जिनको ओसीडी है उनमें भी विमेन वो ज़्यादा होती हैं जिन्हें क्लीनिंग का ज़्यादा ऑब्सेशन होता है और कंपल्शन होता है, जबकि जो मैन होते हैं उनको फॉरबिडन थॉट्स, जो कि रिपीटेटिव थॉट्स जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो ज़्यादा आते हैं, या फिर सिमेट्री के डायमेंशंस, सिमेट्री उनको चाहिए हर चीज़ में। इस तरह की ओसीडी ज़्यादा डेवलप करते हैं मैन। ये भी रिपोर्ट किया गया है कि प्री मेंस्ट्रुअली विमेन में ये जो सिम्टम्स होते हैं वो और भी ज़्यादा वर्सन हो जाते हैं। देन एसोसिएशन विद सुसाइडल थॉट्स और बिहेवियर। अब ओसीडी का क्या एसोसिएशन है सुसाइडल थॉट्स के साथ वो हम देखेंगे। एक स्टडी जो की गई थी एक आउट पेशेंट्स पर, उसके दौरान पता चला, ये सिर्फ कंक्लूजन है एक स्टडी का, इसमें ये पाया गया कि 36% ऑफ द ओसीडी आउट पेशेंट्स हैड सुसाइडल थॉट्स। नाउ आउट पेशेंट्स यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, आउट पेशेंट्स वो होते हैं जो कि हॉस्पिटल में रेजिडेंशियली रह नहीं रहे होते, मतलब एडमिटेड नहीं होते हैं, वो अपने रेजिडेंस से आते हैं या फिर चले जाते हैं वापस, हॉस्पिटल में नहीं रह रहे होते हैं, तो दे आर आउट पेशेंट्स। तो एक स्टडी जो उन पर की गई थी उसमें ये पता चला कि 36% जो होते हैं ओसीडी के पेशेंट्स, आउट पेशेंट्स, उनमें सुसाइडल थॉट्स होते हैं, जो कि बाहर से आ जा रहे हैं, जो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं प्रोबेबली, उनमें 36% ऐसे हैं। 26% जो थे उनमें से उन्होंने तो प्लान भी की थी सुसाइड, मतलब कि 36% जो है उनमें सुसाइड के थॉट्स आते हैं, और उनमें से 20% ने सुसाइड प्लान्स भी बनाए थे कि हमें ऐसे सुसाइड करनी है, एंड अमंग देम 11% ने सुसाइड कमिट भी की। देन पर्सनैलिटी और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर अगर होता है किसी इंसान को, कोमॉर्बिड होता है ओसीडी के साथ, तो चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वो इंसान सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी है उसको, कि वो कोई सब्सटेंस ले रहा है उसका डिसऑर्डर है, या फिर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, लाइक बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या फिर आई एम सॉरी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, दैट इज़ नॉट बाइपोलर, दैट इज़ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या फिर कोई दूसरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं सुसाइड के। देन फीमेल जेंडर होना, हायर पेरेंटल एजुकेशन होना, यानी कि पेरेंट्स ज़्यादा अगर एजुकेटेड हो, हाईली एजुकेटेड हो, जेंडर जो है जिस पेशेंट का वो फीमेल हो, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी हो ओसीडी के साथ, तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स बन जाते हैं, यानी कि वो फिर सुसाइड करने के चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं। अगर वो फीमेल है तो भी चांस कम हो जाते हैं, उस पर भी अगर उसके पेरेंट्स हायर एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड है, तो चांसेस और कम हो जाते हैं। फिर अगर उसके साथ उस इंसान को ओसीडी के साथ साथ एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी है, अगर उससे एंग्जाइटी होती है, तो चांसेस और भी कम हो जाते हैं उसके सुसाइडल थॉट्स आने के या बिहेवियर करने के। तो ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर हो जाता है। देन फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ओसीडी के, यानी कि किसी को ओसीडी है तो किस तरह की फंक्शनिंग उनकी हो सकती है, या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो बहुत ही ऑब्वियस है कि रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, किसी भी इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है। वो जब अपनी फैमिली के साथ टाइम ठीक से स्पेंड नहीं कर पाते, फैमिली के अपने साथ खुद के साथ भी वो टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं, उनको हर जगह पर अपना ऑब्सेशन नज़र आ रहा होता है, अपनी कंपल्शन उनको वो हो रहा होता है कि बस मुझे इसके लिए ये बिहेवियर करना है तभी मुझे सुकून मिलेगा, और वो सुकून भी फिर कुछ ही टाइम का होता है, कुछ मिनट्स के लिए या मे बी कुछ 1-2 आवर्स के लिए हो जाए, बट फिर दोबारा से फिर उनको वो ऑब्सेशन होने लगता है, फिर वो कंपल्शन, तो फिर उनकी लाइफ फिर इसी में रह जाती है, फिर उनकी लाइफ में कुछ भी क्वालिटी नहीं बचती है, ना उनकी में ना ही उनकी फैमिली में। देन हाई लेवल्स ऑफ सोशल एंड ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब उनकी क्वालिटी गिर जाएगी लाइफ की, वो पूरे टाइम एक ही चीज़ के बारे में, सपोज अगर सिमेट्री का उन्हें ऑब्सेशन है तो वो हर जगह पर सिमेट्री ही देखते रहेंगे, तो वो अपनी ऑक्यूपेशनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में कहीं भी एक्सेल नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लाइक अगर ऑफिस में कोई इंसान है, वो उसका बॉस उसको सपोज लेक्चर दे रहा है या फिर वहाँ कोई मीटिंग चल रही है, और वो इंसान जो ओसीडी का पेशेंट है वो टेबल पर सबके सामान को सिमेट्रिकली अरेंज कर रहा है, तो ऑब्वियसली दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, और मे बी उसको फायर कर दिया जाएगा वहाँ अपनी जॉब से, या बाकी काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लोग उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे अगर वो हर चीज़ में गलती निकालेगा, कमी निकालेगा, या फिर हर चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करता रहेगा बार बार और लोगों पर ध्यान नहीं देगा, तो राइट। देन स्पेसिफिक सिम्टम्स कैन क्रिएट स्पेसिफिक ऑब्स्टेकल्स। अब ये तो कॉमन बात हो गई कि ओसीडी है तो ये प्रॉब्लम्स होंगी, और इसके अलावा अगर कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जैसे कि ऑब्सेशन अबाउट हार्म,
हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि अलग अलग तरह के ऑब्सेशंस होते हैं, उनमें से हार्म का भी ऑब्सेशन होता है कि मेरे लव्ड वन को किसी को हार्म हो सकता है, या फिर एक और तरह का होता है कि मेरा कोई अपना मुझे हार्म कर सकता है। तो अगर इस तरह की कोई ऑब्सेशन उनको होगा तो फिर वो अपनी फैमिली के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप कभी भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कभी शेयर नहीं कर पाएंगे, और फिर उनके जो रिलेशंस हैं वो हैजार्डस हो जाएंगे, उनकी जो रिएक्शंस हैं, उनके जो एक्शंस हैं वो बहुत ख़राब हो जाएंगे अपनी फैमिली के साथ। द रिजल्ट कैन बी अवॉइडेंस ऑफ दीज रिलेशनशिप्स, और फिर उसका रिजल्ट ये होगा कि वो अपनी रिलेशनशिप्स को अवॉइड करने लगेंगे। देन हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान अपनी स्किन पिकिंग टाइप की ऑब्सेशन कर रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे अपनी स्किन पिक करनी है बार बार, उसको कहीं पे भी स्किन अगर थोड़ी सी भी उठी दिखती है तो वो उसको नोचने लगता है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि अगर वो स्किन पिकिंग डिसऑर्डर नहीं है, तो यानी एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर नहीं है और वो ओसीडी में आ रहा है, तो फिर इससे स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा वाउंड्स हो सकते हैं, बहुत घाव हो जाएंगे। इसके अलावा अगर वो एक्सेसिव वॉशिंग कर रहा है, उसको हैंड वॉशिंग का, क्लीनिंग का अगर उसको ऑब्सेशन है, ओसीडी है, तो उसकी हाथों में घाव पड़ सकते हैं धोने से बार बार। अगर वो कपड़े भी धो रहे हैं या फिर हाथ धो रहे हैं, हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, तो उनके हाथों में कट्स आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा लीजन्स हो सकते हैं, घाव हो सकते हैं। फिर when the disorder starts in childhood or adolescence, individuals may experience developmental difficulties. Obviously, अगर adolescence में या childhood में उनको ये OCD डेवलप हुआ है, तो डेवलपमेंट जब उनका हो रहा था एडोलेसेंस में और चाइल्डहुड में, बहुत ही एक क्रूशियल पीरियड होता है डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव भी और बाकी भी लाइफ की स्टेजेस, बहुत कुछ बदल रहा होता है लाइफ में चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में। तो उस टाइम पर अगर ये OCD उनको लग जाता है तो उनकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर एडोलेसेंस में किसी को हो रहा है, तो वो लोग, एडोलेसेंस की मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो सोशलाइज करते हैं पीयर्स के साथ, अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं एडोलेसेंट्स। लेकिन इस टाइम में अगर उनको OCD होगा तो फिर वो सोशलाइज करना ही पसंद नहीं करेंगे। फिर रिजल्ट हो सकता है कि उनकी रिलेशनशिप्स बहुत ही कम होंगी, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स जो होती हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, बहुत कम होंगी फैमिली के अलावा। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम किस किस डिसऑर्डर्स के साथ करते हैं OCD की, कि OCD है या फिर कहीं कोई दूसरा डिसऑर्डर तो नहीं है। तो हम इसके लिए चेक करते हैं कहीं एंग्जाइटी डिसऑर्डर तो नहीं है, कि इंसान जो भी कर रहा है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से कर रहा है, ना कि वो किसी ऑब्सेशन की वजह से। देन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी हम चेक करते हैं कि कहीं उसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स तो नहीं है। फिर अदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, काफ़ी दूसरे डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो कि OCD से रिलेटेड होते हैं, कहीं वो तो नहीं है। ईटिंग डिसऑर्डर्स तो नहीं है, अगर कोई इंसान बार बार बहुत ज़्यादा खा रहा है, रह रहकर खा रहा है, तो हमें लग सकता है कि वो बार बार, उसको शायद फूड का ऑब्सेशन है, वो बार बार खा रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसको कोई ईटिंग डिसऑर्डर हो। या फिर कोई इंसान अवॉइड कर रहा है खाने को, तो हमें लग सकता है कि उसे क्लीनिंग का शायद बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, इसीलिए वो अवॉइड कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा हो या फिर कोई ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर हो, राइट। तो हमें वो भी चेक करना होता है। देन टिक डिसऑर्डर हमने बात भी की थी कि टिक डिसऑर्डर काफ़ी कॉमन है इसमें OCD के साथ में, कोमॉर्बिड बहुत ज़्यादा होता है टिक डिसऑर्डर, स्पेसिफाई में हमने देखा था। और स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट्स हो सकते हैं, हमें लग सकता है कि वो स्टीरियोटाइप बार बार वो एक ही मूवमेंट कर रहा है, तो शायद वो OCD है, बट वो हो सकता है टिक हो। देन साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, दूसरे कंपल्सिव लाइक बिहेवियर्स हो सकते हैं जो कि हमें दिखने में कंपल्सिव लग रहे हों, बट वो किसी और डिसऑर्डर से रिलेटेड हो। फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, जो कि OCD से रिलेटेड नहीं है, वो पर्सनैलिटी ही उनकी ऐसी होती है कि उन्हें ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होते हैं। फिर आती है कोमॉर्बिडिटी मतलब हम जानते हैं सभी कि OCD के साथ साथ कौन से और डिसऑर्डर्स भी कोमॉर्बिड करते हैं, यानी साथ साथ अकर करते हैं, को-अकर करते हैं, राइट। तो पहला है एंग्जाइटी डिसऑर्डर, 76% कोमॉर्बिड होता है ये, यानी कि जितने भी लोग जिन्हें OCD होता है उनमें से 76% को एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी होता है। तो वैसे तो गुड नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी एक गुड न्यूज़ है कि 76% लोग लोअर चांस ऑफ सुसाइडल थॉट्स होते हैं, यानी कि वो सुसाइडल थॉट्स नहीं आएंगे उनको, या फिर सुसाइडल एटलीस्ट बिहेवियर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर कोमॉर्बिड होना एक प्रोटेक्टिव फैक्टर हो जाता है सुसाइडल बिहेवियर और थॉट्स के लिए, राइट। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है ऐसे में लोगों को, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक फोबिया भी हो सकता है OCD के साथ। देन डिप्रेसिव या बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये 63% कॉमन होते हैं। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये 56% कॉमन होते हैं जो को-अकर करते हैं। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स 39% कॉमन होते हैं। तो ये थी कोमॉर्बिडिटी। फिर ट्रीटमेंट पर हम आते हैं। ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी की जा सकती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है, मेडिकेशन की जा सकती है,
और इन ये सभी जो हैं वो तरीके हैं न्यूरो मॉड्यूलेशन के, यानी कि न्यूरो मॉड्यूलेशन मतलब कि ब्रेन को मॉडिफाई करना उनके, तो हम इन तीनों में से किसी भी चीज़ से उनका न्यूरो मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। फिर ऐसे कुछ फेमस ओसीडी सफ़रर्स जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया है। तो अगर किसी इंसान को ओसीडी है भी तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, क्योंकि कोई भी डिसऑर्डर होने का मतलब लाइफ का एंड नहीं होता है। हम अपनी लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा नया कर सकते हैं, चाहे वो फिज़िकल डिसेबिलिटी हो या मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी हमेशा ऑप्शंस रहते हैं लाइफ में। और ओसीडी जो कि इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, इसके बावजूद भी हम कर सकते हैं बहुत अच्छा। इसीलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हैं इस वीडियो में कि अगर आप किसी को जानते हैं जैसे ओसीडी हो, या आप में से किसी को कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हो, या फिर आपका कोई पेशेंट हो जिसमें ओसीडी हो, तो आप उसको मोटिवेट करने के लिए या फिर आप उसको ये राह दिखाने के लिए बता सकते हैं कि देखो इन लोगों ने भी किया है और हम भी कर सकते हैं। इनमें से पहले हैं होई मेंडल, जिन्हें आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। ये 66 ईयर ओल्ड होस्ट हैं अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में, ये होस्ट करते थे उस शो को। और इन्होंने काफ़ी बात की है अपने स्ट्रगल के बारे में। ओसीडी जो इनको हुआ, ये अपने 40s तक पहुंच गए हैं और उनको काफ़ी टाइम से ओसीडी था। देन लियोनार्डो डिकैप्रियो, इनको तो ज़्यादातर लोग आप में से जानते होंगे। डिकैप्रियो ने फिल्म की थी एविएटर, एक मूवी आई थी जो कि ट्रू स्टोरी थी एक बिलियनेयर फिल्म मेकर हावर्ड हग्स के बारे में, जो खुद भी ओसीडी के पेशेंट थे। और उनके बारे में इन्होंने वो मूवी की जो ओसीडी के पेशेंट थे, और ये खुद एक्टर भी ओसीडी पेशेंट हैं। बट यू नो, अब आप सभी इनको जानते हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने अपने डर को, अपने ऑब्सेशंस को बहुत सहा भी और उनके साथ लड़े और उनके साथ जी भी रहे हैं, राइट। क्योंकि ओसीडी का कोई पर्टिकुलर क्योर नहीं होता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है बट उसे क्योर नहीं किया जा सकता। तो ये उसके साथ जी रहे हैं और बहुत अच्छे से जी रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं। देन कैमिला कैबिलो, इनको भी आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। कैमिला कैबिलो एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन है जो कि ओसीडी के साथ जी रही हैं, और बाकी जो हमने दो के बारे में बात की वो भी ऐसे ही सक्सेसफुल लोग हैं, फेमस लोग हैं। ये एक क्यूबन बॉर्न अमेरिकन सिंगर हैं और सॉन्ग राइटर हैं। इनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स आपने सुने होंगे, और ये डेफिनेटली एक इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी है। कैमिला कैबिलो भी, लियोनार्डो डिकैप्रियो भी, एंड होई मेंडल भी, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो आप जो भी इंसान, अगर किसी को लगता हो कि मुझे प्रॉब्लम है, ना सिर्फ ओसीडी या कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो कहते हैं कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम हमारे हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती, राइट। फिर कुछ बेस्ट सूटेड करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं ओसीडी सफ़रर्स के लिए। ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर की जॉब, वो काम वो कर सकते हैं। ओसीडी सफ़रर्स के लिए ये कुछ बेस्ट सूटेड करियर ऑप्शंस ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओसीडी होना ऐसी जॉब्स के लिए फ़ायदेमंद है, राइट। क्योंकि ओसीडी अपने आप में मेंटली डिस्ट्रॉय कर देने वाला डिसऑर्डर है, जो इंसान को अंदर से खा जाता है। इंसान अपने अंदर ही अंदर बहुत परेशान होता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम कहते हैं कि वो कुछ फिर भी कर सकते हैं लाइफ में, तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस उनकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। बट इट डजंट मीन कि ये सारी चीज़ें करने में उनको और वो करना चाहिए कि हाँ ये करना तो तुम्हें ओसीडी है तो तुम्हें यही करना चाहिए, या फिर ये तो तुम्हारे लिए बना है, तुम्हें ओसीडी है तो तुम तो ब्लेस्ड हो क्योंकि तुम्हें ओसीडी है तो तुम ये कर सकते हो। नो, दिस इज़ नॉट द थिंग। बट स्टिल ऑप्शंस हैं, वो ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें अगर क्लीनलीनेस वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इन्हें लोगों से मिलना जुलना नहीं पड़ेगा डायरेक्टली, तो इनको उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ऑनलाइन इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दे कैन बिकम ट्रांसक्राइबर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइटर, एडिटर, प्रूफ रीडर, वेब एनालिटिक्स जॉब्स कर सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं वो, मेडिकल कोडर, हाउसकीपर, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, और ऐसी काफ़ी सारी बाकी दूसरे भी जॉब्स हो सकते हैं जो कि ओसीडी सफ़रर्स के लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके लिए ये सही है कि या फिर उनका ओसीडी होना ब्लेसिंग है ये करने के लिए, नो, लेकिन उनके लिए थोड़ा सपोर्टिव हो जाता है कि वो अपने ओसीडी को
थोड़ा सा कम फील कर पाएंगे अगर वो ऐसे कुछ जॉब में जाएंगे तो, और उनके लिए लाइफ में एक्सेल करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, राइट? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज़ ऑल अबाउट OCD। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में, आपके सारे सजेशंस मोस्ट वेलकम्ड हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे किस तरह के चेंजेस लाने चाहिए अपने पढ़ाने के तरीके में, या जो भी तरीके के सजेशंस आपको लगता है कि आपको मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि ये ज़रूरी है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो आज की वीडियो से तो डेफिनेटली उसे अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर कोई भी OCD सफ़रर को आप जानते हो, या फिर आपको डाउट है कि किसी को OCD है, तो खुद डायग्नोस बिल्कुल भी मत कीजिए, उनको किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, वो उनको डायग्नोस करेंगे। किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए एंड ट्रीटमेंट के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।